अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं और ठीक ठाक हैं। जनाब, आज हम पूरा मुल्क पाकिस्तान बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 72वीं बरसी बहुत ही एहतराम और अकीदत के साथ मना रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज हम एक आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं और आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है ये हमने जाना है। जनाब, हम बात करेंगे हमारे आज के प्रोग्राम में एक ऐसे लेजेंड की जिन्होंने हमारे बचपन में और बहुत अरसा हमारे चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरी, जिनकी सारी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजर गई। हमेशा हंसते हंसाते मुस्कुराते दिखाई दिए। यही चेहरा आपने उनका हमेशा टेलीविजन स्क्रीन पर देखा और आपने उनको बड़ी मोहब्बत दी। पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं करेंगे, इस पूरे खित्ते की बात करेंगे कि इस पूरे खित्ते में उनको बड़ी मोहब्बत दी गई। और पाकिस्तान में जब भी कॉमेडी किंग की बात होगी और इनका नाम ना लिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। चार्ली चैपलिन हमेशा कहते थे कि उनको बारिश का मौसम बड़ा पसंद है। वो इसलिए पसंद है क्योंकि बारिश में लोग आपके आंसू नहीं देख सकते। हमने हमेशा ये बात सुनी है कि जो लोगों को चेहरा हंसाता है, जो चेहरा हमेशा लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरता है, वो अंदर से उतना ही गहरा होता है, वो अंदर से उतना ही दुखी होता है, क्योंकि वो जमाने के दुख अपने अंदर लिए समझ के चल रहा होता है। क्या ऐसा वाकई ही होता है? आज हम जानेंगे, आज हम बातें करेंगे हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नाम जिन्होंने हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहटें बिखेरी। उनकी फैमिली, उनके घर से कुछ आए लोग आज हमारे नियो पाकिस्तान के मेहमान बने हैं। उनकी कुछ यादें ताज़ा करेंगे, कैसे इंसान थे, घर में कैसे थे, बच्चों के साथ कैसे थे, बैक स्टेज कैसे थे, अपने दोस्तों अपने कुलीग्स के साथ कैसे थे, कौन कौन सी उनकी यादें, कौन कौन सी उनकी बातें हैं जो जनाब आप नहीं जानते। आज हम उन तमाम बातों का जिक्र करने वाले हैं नियो पाकिस्तान में। तो जनाब, मैं दावत देती हूँ सबसे पहले किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह साहब की फैमिली को। अमानत साहब, अदनान, अकमल, नूर अमान, जरगून और जनाब आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज अमान साहब की हमने बहुत सारी बातें करनी है हमारे शो में। सबसे बड़ा कौन है आप में से? सबसे बड़ा रुपया ये सबसे बड़े। और इनकी मैं शो से पहले बात की थी, इनकी रिजेम्बलेंस भी बहुत ज्यादा मिलती है और जरगून की भी आंखें देख के लगता है कि अब्बा पर है। बिल्कुल। चले जनाब, आप लोग तशरीफ रखें। अब हम दावत देंगे जनाब हमारे अगले मेहमान को। ये भी एक ऐसी शख्सियत है जिनको आप रोजाना टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत सालों से ये भी वही काम कर रहे हैं, आपको हंसाने का, आपको एंटरटेन करने का, आपके चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरने का। और यकीन जानिए कि ये काम अगर किसी फनकार से पूछा जाए, किसी को हंसाना वाकई मुश्किल काम है। इट्स नॉट एन ईजी जॉब कि कोई अपने दुख में, कोई अपनी स्ट्रेस में कैसे जी रहा है और एक फनकार, एक आर्टिस्ट लम्हों में आपके वो सारे दुख आप फरामोश कर देते हैं। ऐसा अल्लाह ताला ने इनको इस टैलेंट से नवाजा हुआ है। जनाब, हम लोग बात कर रहे हैं नवाज अंजुम साहब की। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तशरीफ रखिएगा। कैसे सर? सर फाइन। अच्छा जी, तो बात सबसे पहले करते हैं घर के सबसे बड़े बेटे से या मानस से। सबसे बड़े आप थे, तो यानी कि सबसे ज्यादा वक्त आपने गुजारा अब्बा के साथ। ये कि मैं वालिद साहब के साथ ज़्यादा रहा हूँ बचपन से ही, क्योंकि मैं बड़ा था और मैं तकरीबन कोई वालिद साहब के साथ 35 साल मैं कंटिन्यू रहा उनके साथ। 35 साल कैसे थे घर में? हमने तो उनका हमेशा एक चेहरा देखा ना स्क्रीन पे जब वो आते और लोगों को हंसा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन घर में भी क्या वो हमेशा उसी मूड में रहते थे? हाँ, उसी तरीके से हंसी मजाक करते हुए? जब उनका मूड अच्छा होता था तो बड़ा हंसी मजाक करते थे, मेरे साथ बड़ा जोली रहते थे, मुझे भी बड़ी जुगते लगाते थे। अच्छा। हाँ, बड़े अच्छे इंसान जो मैंने बहुत करीब से देखा कि बहुत ही दरवेश आदमी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लोगों के लिए वक्फ कर दी, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, आवाम के लिए, थिएटर के लिए।
तो ऐसे दरवेश लोग, ऐसे मैं समझता हूँ कि बहुत मिस करता हूँ मैं वालिद साहब को, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। अवानत, आप चूंकि सबसे बड़े थे घर में, तो आपने चूंकि बाकी बच्चों के निस्बत सबसे ज़्यादा वक्त आपने उनके साथ स्पेंड किया, तो आपने उनकी वो जो शुरू की स्ट्रगल है वो भी आप बहुत बचपन से देखते आए होंगे। आपको अपने बचपन की बहुत सारी बातें जो कि मेरे ख्याल से ज़रगून को या शायद नूर को याद ना, क्योंकि ये तो अभी खुद बच्चे हैं अभी, लेकिन आपको बहुत सारी बातें याद होंगी अपने बचपन की, जब आप उनको स्ट्रगल करते हुए देख रहे होते होंगे, तो कुछ वो थोड़ा सा हमें बताएं। 84-85 की बात है। ओपन एयर थिएटर में वालिद साहब तब काम करते थे, तो उस दौर में रात को फंक्शंस बहुत होते थे। ड्रामा ख़त्म होता था 12-1 बजे, उसके बाद सुबह 4-5 बजे तक वालिद साहब फंक्शंस करते थे, प्रोग्राम करते थे। और दोपहर के टाइम उन्होंने उठना, उसके बाद स्विमिंग पे चले जाना, स्विमिंग के बाद उन्होंने रेसल के लिए ड्रामे की चले जाना, फिर वहाँ से रात को थिएटर पे आ जाना। तो बहुत उनकी जो लाइफ थी बड़ी स्ट्रगल में, उन्होंने हमेशा बड़ी मेहनत की, लेकिन हमेशा वो मुस्कुराते रहे। और बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देखता था कि ओपन एयर से नीचे आने के लिए, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वालिद साहब को 2 घंटे लगते थे नीचे पार्किंग तक, गाड़ी तक आने के लिए, कि जो लोग उनके दोस्त यार या जूनियर या कोई भी सबकी मदद करते थे, वो सबका ख्याल करते थे, और सबको मिलते मिलते उन्हें 2 घंटे लगते थे नीचे गाड़ी तक आने के लिए। एक छोटा सा पैकेज हमारी टीम की एफर्ट से नवाज साहब तैयार किया गया है। हमने यूजुअली प्रोग्राम के आगाज़ में हम पैकेजेस लगाते हैं, लेकिन हमने ये चाहा कि जब सब हमारे लाउंज में बैठें तो हम कुछ तस्वीर, कुछ यादें उस पैकेज की सूरत में हमारी ऑडियंस भी देखें और हम सब भी देखें। तो जनाब लगाइएगा पैकेज। ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਲਾਫਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਲੋਕ ਪੜ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣਗੇ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਕਮ ਔਨ, ਗੈਂਡਰੀਜ਼ ਚੂਸ ਲੋ। ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਨੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਜਾ। देखो कितने कितने बड़े कलाकार बैठे हैं, वो देखो सिकंदर भाई ने रेड कलर का पहना हुआ है। मवाली लोग अंधेरे में इसमें खत डाल देंगे। जी, पैकेज हमने देखा और ये यादें ही होती हैं तो जनाब ये रह जाती हैं, और आप लोगों के साथ साथ पूरा मुल्क उनसे बहुत मोहब्बत करता है, उनको चाहता है। और एक आर्टिस्ट की कामयाबी, फनकार की कामयाबी, नवाज साहब आप मेरे ख्याल से या आप बेहतर बताएंगे कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और लोग उससे उसकी ज़िंदगी में भी चाहते हैं, उसको मोहब्बत देते हैं, और जाने के बाद वो इस सोग में मुब्तला हो जाते हैं कि यार ये हमसे बिछड़ गया, ये अब चला गया, कितना वक्त कम था, फिर ये एहसास होता है। सबसे पहले तो मैं न्यू पाकिस्तान का बेहद मशकूर हूँ कि आज बाबा कौम का डे भी है, और उसके साथ साथ वो बाबा कौम थे और ये बाबा स्टेज अमानुल्लाह साहब। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए यहाँ अकेडमीज़ का दर्जा रखते थे। जैसे हमारे यहाँ कोई, जैसे हमसाया मुल्क में लोग पढ़ कर आते हैं, अकेडमी से आते हैं, तो यहाँ हमारे लिए हमारे सीनियर ही वो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, अकेडमीज़ हैं। तो अमानुल्लाह साहब में जो एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने इनके साथ, बाबा जान के साथ इंग्लैंड में भी काम किया, यूरोप भी गया हूँ बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा मैं रूममेट में ही रहा हूँ बाबा जान का। तो उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी ना, वो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी हाथ उठा के शाहकार बना दिया, कि भी ना चाहते हुए भी ना, अगर किसी ने ऐसी कोई बात कर दी है ना, तो उनका दिल चाहा कि नहीं यार ये बच्चा अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसे ही हाथ उठा दिया। ये वो लोग होते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे तो रब्बे करीम ने अमानुल्लाह बना दिया है, अगर मैं किसी को उंगली पकड़ के आगे ले जाऊंगा तो हो सकता है कि वो मेरी वजह से उसकी सारी जिंदगी की रोटियां लग जाए। तो ये क्रेडिट सारा अमान साहब। और इसलिए हमने सुना है कि उनके साथ उनके बच्चे, उनके शागिर्द बहुत ज्यादा रहते थे, उनके पीछे रहते थे। मतलब कि अगर कोई काम नहीं भी है लेकिन वो उनके शागिर्द उनके साथ है, उनका सामान उठाए उनके साथ मौजूद है, और वो किस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं
शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते। भाई इतने लोग साथ होते थे कि आप जिनको जानते नहीं, जिनको लोग मुंह भी नहीं लगाते थे ना, कि बच्चों को जब दुत्कार दिया या कुछ कर दिया, वो भी उनके साथ है। तो लोग पहले कहते थे ये जनाब अमानुल्लाह साहब है और ये समानुल्लाह साहब है। ये लोग अक्सर ये कहते थे यार ये इनका ये सारा सामान है। और वो उनका क्या था कि मैंने जितना अरसा, मैंने माशाल्लाह मुझे भी 45 ईयर्स हो गए काम करते हुए थिएटर में, लेकिन लाहौर में मुझे 30 साल हो गए। मेरा ताल्लुक मुल्तान से। तो मैंने पहला ड्रामा भी जो लाहौर में किया तो वो अमान साहब के साथ ही किया। तो अमान साहब को एक जो सबसे बड़ी चीज ना, खाना साथ जरूर लेके आते थे घर से, और हर पोर्शन में ना किसी में चने हैं, किसी में कीमा, और फिर सबको बुलाना, सबको साथ साथ खिलाना, फिर सबको बताना कि बेटा इस टाइम खाना खा लिया करें, ये कुछ कर लिया करें, रात को ना खाया करें। जैसे मैंने पिछले दिनों कहा कि बाबा जान मेरा जरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, यार देसी थोम खाया कर तू। एक तूरी है ना, वो लाजमी है ना जेब। एक दिन मुझे पाओ थोम देसी ला के दे दिया। अरे ये मैं उनका देना नहीं दे सकता रियली। कई दफा यानी कि आप जो स्टेज के जितने आर्टिस्ट फनकार होते थे उनको वो हमेशा अपने साथ लिए चलते थे। जी सर। किसी को कोई मसला दरपेश आ गया तो ही वाज देयर, वो होते थे मौजूद वहां पे। जी जी। और असल में मसला तो कुछ उनके होते हुए थे सर। ये तो आज का फनकार आप देख लेना कि थिएटर में, जी मैंने पहले एंट्री नहीं करनी, जी मैंने आधे घंटे बाद जाना है, मैंने जी जब ऑडियंस बैठ जाएगी। पहले क्या था कि पर्दा खुलता था तो अमान साहब खड़े हुए, पर्दा खुलते ही ओपनर ही जब आपका अच्छा नहीं है, अब तो हम ओपनर तो अब चिंगू मिंगू जो भी आता है हम उसको भेज देते हैं। जब ओपनर ही अच्छा स्कोर नहीं करेगा, ओपनर ही अच्छा नहीं करेगा तो हम मैच आगे कैसे जीत सकेंगे। उसमें क्या था कि अमान साहब ने आके सोफे से आधे आधे घंटे डिस्कस किए। कोई फनकार नहीं है, तू कल्ला बैठे थे की करता रहने, तो तू बोर नहीं होता। ये मैं तेरे पे बैठ जाता हूं तकलीफ तो नहीं होगी। ये नहीं कि उसके साथ डिस्कस करनी सोफे के साथ आधे आधे घंटे। उसके बाद फिर जो फनकार आ रहा है वो तो वार्म अप होके आ रहा है, और सरकार ने फिर हर बंदे के साथ है ना फिर कहा कि आज भी फिर जेड़ा है मैं वारिदा बुखार है वारी वारी बहुत अरसा आपने उनके साथ स्टेज शेयर किया है और बहुत सारी यादें वाबस्ता है आपकी भी उनके साथ। बच्चों से जरा बात करते हैं। नूर से मैं बात करूंगी। नूर, आपकी शादी हुई रिसेंटली। लड़कियां बहुत बाप के करीब होती हैं और बाप की मोहब्बत बहुत हासिल करती हैं। आप बड़ी जरगोन से? हाँ जी बिल्कुल। तो पहली बेटी आप घर की? नहीं, मुझसे पहले एक और बेटी है, शी इज मैरिड। अच्छा, तो सबसे ज्यादा अब्बा की मोहब्बत सारी बेटियों ने समेटी? बिल्कुल। अब्बू की बेटियों के साथ इतनी अटैचमेंट थी, बेटों के साथ तो थी सो थी, हमेशा बेटे बाप के दोस्त होते हैं। कहते हैं ना बेटे के साथ तो यारी होती है बाप की। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे एक एज के दोस्त होते हैं। लेकिन बेटियों के साथ हमारे अब्बू का इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत ताल्लुक था कि जैसे कि हमारी मदर की डेथ हो गई थी 2014 में, तो उसके बाद जैसे एक बेटी को ज़रूरत होती है कि माँ से मैं कुछ बातें डिस्कस करूँ, माँ होती आज मैं उससे बातें शेयर करती। तो मदर की डेथ के बाद मुझे पर्सनली तौर पर मैं बताती हूँ, मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। अच्छा, इतनी शेयरिंग थी। एक बेटी हूँ मैं और मेरे फादर ने मुझसे हर तरह से हर बातें डिस्कस कर लेनी कि मतलब तुम फील्ड में जा रही हो, जैसे मैं जर्नलिज्म पढ़ना चाहती थी, गो फॉर इट, डेफिनेटली तुम ये लाजमी करो। और प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहती हो, जॉब करना चाहती हो, लाजमी करो। मतलब समटाइम भाई मुझे रोक लेते थे कि मतलब ये ना करो, वो ना करो, वहाँ ना जाओ, तुम क्या कर रही हो, तुम ज़्यादा आज़ाद हो गई हो। लेकिन फादर ने हमेशा ना सिर्फ मेरे, सभी बेटियों के पीछे खड़े होकर उनको सपोर्ट किया। और ये बात मैं आज तक अकेली बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अपनी आने वाली नस्लों में अपनी बेटियों को यही सिखाऊंगी कि बेटियों के साथ उनको सपोर्ट किया जाए तो वो कितनी आगे जाती हैं, कितनी कामयाब होती हैं। मुझे जब मदर की डेथ हुई तो हम लोग इतने मतलब कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं। अच्छा, वो होती है ना बच्चियां। आपकी क्या उम्र थी जब आपकी वालदा गुजर गई? मेरी 17 to 18। अच्छा। तो वो बच्चियां होती है ना, माँ का दुपट्टा पकड़कर, हाँ बिल्कुल, दुपट्टा पकड़कर मार्केट में जाती हैं, हाथ पकड़ा होता है और बस पीछे पीछे। लेकिन मदर की डेथ के बाद अब्बू का एक ही जुमला होता था, ताड़ी माँ मर गई है, की पता मैं भी कदों चला जावा। तो इस चीज को फॉलो करते हुए उन्होंने हमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट बना दिया। हमें बताया कि अकेले कैसे मूव करना है। अब अगर आज फादर नहीं है तो सड़कों पर हर चौक पर उनकी याद तो आती है, लेकिन अकेले घूमते हुए, मूव करते हुए ये फील नहीं होता कि मैं वही बच्ची हूँ जो जिसको मदर इतना शाय छोड़ कर गई थी। अकमल, कैसा महसूस होता है पाकिस्तान की एक, मैं तो कहूँगी, शख्सियत जिनको लोग इतना चाहते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं, तो फ़ख्र आप महसूस करते हैं कि कहाँ से आगाज़ किया और कहाँ तक पहुँचे? देखिए,
मान साहब जो थे, सबसे पहले तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ऑल ऑफ अस। आप सबका बहुत शुक्रिया। उनके ज़िंदगी में तो उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। मैं उनके काम की तारीफ़ करूँगा तो मतलब मैं ऐसे ही लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है। जो बड़ों ने उनके बारे में अल्फाज कह दिए हैं जो अभी तक मीडिया में, तो उसके बाद गुंजाइश नहीं रहती कि जी अब मैं कहूँ वो बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत बड़े फ़नकार थे। सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि अब आप सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें एहसास नहीं होने दे रहे कि हम लोग, हमारे सर पे बाप नहीं रहा। उनको ट्रिब्यूट हर दूसरे तीसरे वीक में कोई ना कोई, लास्ट वीक में आफ्ताब साहब ने बुलाया और जैसे आपने, इस तरह हमें ऐसा ही लग रहा है ये सेट देख के, उनकी तस्वीर देख के, उनकी बातें सुन के कि जैसे वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। अभी भी हम यही फील कर रहे हैं और इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है पूरी नेशन का। और एज ए सन, बीइंग ए सन, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सबका कि वो ऐसे ही फील करवा रहे हैं कि अमान साहब हमारे दरमियान हैं। बाकी अगर आप बात करते हैं उनके पर्सनल बिहेवियर की, तो वो 24/7 मजाक करते थे। अच्छा, मुझे कहते मैं कभी संजीदा कभी नहीं, संजीदा नहीं रहते तो थे। कोई मुश्किल घड़ी भी यकीनन जिंदगी में होता है ना कि आते हैं मुख्तलिफ नहीं नहीं, situations। वो मुश्किल घड़ी में भी नहीं, मतलब कभी भी वो सीरियस नहीं रहते थे। बड़ी मुझे खूबसूरत बात, सॉरी माफ, एक मैं ना सबको ना प्यार मोहब्बत से ना, जैसे मुल्तान में सराय की मैंने बाबा, हर बंदे को कहते हैं बाबा। मैं ना यहाँ सबको अपने सीनियर्स को ना अब्बा ही कहता हूँ, अब्बा जान बात सुनिए। तो अमान साहब है ना, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मुझे कहते हैं कि बेटा तुम सबको अब्बू कहते हो, मुझे मामू कहा करो। तो मैं जब भी सामने आता तो मुझे कहता था भांजे कैसे हो तुम? ओह माय गॉड। मैं भी बड़ा छेड़ता था वाले साहब को। वैसे जानबूझ के कुछ मैं मजाक करता। मैंने कहा अब्बू जी ए जेडे मैं शूज पाए ना, मैं लंदन से एक लेके आया। अच्छा। मैंने कहा अब्बू इन्हू 15 साल हो गए ने कि जो बेटा इन्हू पता लग गया सी हुणे थे ही ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। सर इससे बड़ा बाप क्या हो सकता है कि देखो, जिन्होंने आप ना पढ़ा, मैं जैसे खुद मैंने इतनी तालीम हासिल नहीं की। मेरे माँ बाप 50 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरे जब अम्मी अबू फौत हुए तो मेरे बहन भाई मेरी गोद में थे। तो पालने वाली तो रब्बे करीम की ज़ात है। तो जैसे अमान साहब ने अपने बच्चों को तालीम आला दिलवाई कि आज माशाल्लाह सब एक आला वेल एजुकेटेड लोग हैं। तो मैंने भी वही चीज़ है ना अपनाई कि नहीं यार, अपने बच्चों को तालीम देना चाहिए। तो मेरे माशाल्लाह दोनों मेरे बच्चे निजी बैंक में दोनों मैनेजर हैं। तो मैंने देखो जी, ये एक चीज़ तालीम जो है, ये आपको कुछ ऐसे रास्ते, आज हम दुआएं देते होंगे, हमारी बेटियां, मेरे भाई वगैरह, ये सब दुआएं देते होंगे बाप को कि यार हमें इस काबिल कर दिया कि आज हम जर्नलिज्म कर रहे हैं या कोई एक्टिंग कर रहा है या जो भी कर रहा है कोई काम, तो उनको ये तालीम के बलबूते पर वो आगे आए हैं। मतलब देखिए सर, एक्टिंग जो होती है ना, वो घर में 5 भाई होते हैं तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। एक की ड्यूटी होती है कि एक फर्द कमाता है, 50 खारे होते हैं, और एक ही घर में फनकार होता है, 4 नहीं होते। जैसे अगर इस तरह हिट होना होता तो फिर रंगीला साहब का बेटा हिट होता, इस तरह हिट होना होता तो मनवर जरीफ साहब का बेटा हिट होता, इस तरह हिट होना होता तो सुल्तान राय साहब का बेटा हिट होता, वहीद मुराद साहब का होता, अकमल साहब का होता, सुधीर साहब का होता, ये सब, ये क्योंकि उन्होंने असल में स्ट्रगल की है अपना जो अब एक, और हमने उस स्ट्रगल की मैं चाहूंगी हमें, क्योंकि ब्रेक पर भी जाना है, वो स्ट्रगल बहुत शायद कम लोगों को मालूम हो कि वो एक्चुअली उनका आगाज कहां से हुआ। और ये बड़ी एक इंस्पिरेशन की बात है जो लोग सुन रहे हैं, जो हमारा आज प्रोग्राम देख रहे हैं, कि एक ऐसा शख्स जो कि दाता दरबार पर आज से कई साल पहले तस्बीहां और इस तरह की चीजें बेचता था, और उसका आज मुल्क में कितना बड़ा नाम है कि जाने के बाद भी लोग याद कर रहे हैं, और जाने के बाद भी ऐसा काम किया कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे उनको जब भी देखेंगे। तो मेरे ख्याल से कि ऐसे लोग हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। इनकी और भी बहुत सारी यादें हैं जो हमने ताज़ा करनी है, हमारा प्रोग्राम अभी जारी है। ऐसी कहानी आपको सुनाएंगे ब्रेक के बाद जो शायद आपने अमानुल्लाह साहब के बारे में पहले ना सुनी हो। ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन अकबर ब्रेक पर जाने से पहले हमें पता है कि आप उनकी बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो ब्रेक पर जाना है तो शॉर्टली कुछ थोड़ा सा हमें एक झलक जरा दिखाएं उनकी। मुझे मैं बिल्कुल MBA से पास आउट किया, तो मैंने कहा मजाक से, मैं कहा मान साहब मेरी अब शादी कर दे। बेटा कुछ कर पहले, कमा, ओ वक्त पुराने सन,
कि हर मर्द कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आजकल औरत हाथी कामयाब मर्द से बन रही है। तो पुराना दौर सन किहड़े इंतजार से गए कि कुड़ी दा प्यो तेरे के ब्रीफ के सुटेर के कि मेरी बेटी की जिंदगी से निकलने के क्या लोगे। वो पुराने वक्त सन। खाया पिया कर, फल खाया कर। मैं कहा जी फल खाना तू सिर्फ कीती दा फल खाना है। सबर दा फल खा, नीयत दा फल खा। तालियां जनाब, बहुत खूब जनाब। हमारा शो जारी है, ब्रेक पर जा रही है, छोटी सी ब्रेक है, कहीं मत जाइए। स्टे ट्यून्ड। जबरदस्त क्या कहने? अमानत, क्या बात, बहुत खूब, क्या बात है। मानत आप तो कामयाबी की जमानत। अब्बा को जब बताया सिंगिंग का तो क्या कहा उन्होंने? मुझे बचपन से शौक था? मैं छोटा था, वैसे हमारा क्लासिकल घराने से ताल्लुक था। वालिद साहब खुद बहुत अच्छा गाते थे। मेरे दादा वो क्लासिकल जानते थे, मेरे परदादा जी भी क्लासिकल जानते थे। तो वालिद साहब को भी शौक था कि मैं सिंगर बनूं। अच्छा, खासकर आपका? हाँ, मेरा क्योंकि भी, रुझान था सब खुद भी आपका। बहुत अच्छा गाते थे, उन्हें भी शौक था कि मैं सिंगर बनूं। लेकिन बस समझ ले कि वो इस लाइन में आ गए, थिएटर लाइन में। ये सब नसीब की बात होती है। और उन्हें वैसे बहुत शौक था कि मैं गाऊं। फिर उन्होंने, जब मैंने ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज से, तो तब मुझे उन्होंने कहा कि यार तुम गाना सीखो। उसी दौरान मैंने गाना सीखना शुरू कर दिया था। तो मुझे शौक था मैं प्लेबैक सिंगर बनूं। मेरे उस्ताद जो हैं एम अरशद साहब, जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, हमारे लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अरशद साहब, उनसे मैंने सीखा कि प्लेबैक सिंगिंग में क्या 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 होना चाहिए, क्या टोन होना चाहिए। फिर मुश्ताक हुसैन खन्ना साहब मेरे उस्ताद थे क्लासिकल के, खादम हुसैन फैज़ी साहब, उनसे मैंने क्लासिकल सीखा। तो मुझे जो ज़्यादा सपोर्ट किया वो मुझे अरशद साहब ने किया। हाँ, तो वो मुझे लेके आए, उन्होंने मुझे इनकरेजमेंट किया कि आप करो। अच्छा, हमने आज अपने ऑडियंस को बताते हैं कि घर में एक ऐसा बच्चा होता है ना जो बड़ा ढीठ होता है, लड़ाइयाँ करता है, बात नहीं मानता, चीजें चुरा लेता है, फेल हो जाता है। कोई ऐसा बच्चा था घर में? बता दे मुझे। वो आज भी घर पे ही है, आज भी घर पे ही है, आज भी वो घर पे ही है। आज भी वो नहीं आया? आज भी उसे मौका मिल गया ना चीजें चुराने का। ये जो आपने सवाल किया तो कोई भी नहीं मानेगा। चलिए, आप बड़े भाई हैं, आपको सबके राज पता है ना, आप बता देंगे जरा। या ज़रगोन से पूछूंगी मैं, सबसे छोटी हैं आप? जी सब। अच्छा, तो कौन है जी वो शरारती बच्चा? कौन है शरारती बच्चे जो तो सारी माशाल्लाह अपनी जिदें करके अपनी बात अब्बा से जिसने बनवा लेनी है? वो कहते हैं ना कि जो सख्तियां होती हैं वो हमेशा बड़े बच्चे के ऊपर ज्यादा होती हैं, लेकिन छोटा बच्चा अपनी हर बात मनवा लेता है। इस घर में क्या ऐसा ही था? असल में हमें कभी सख्ती करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं। वालिद साहब ने खुद ही, हमने बस लाइट सा कहा है तो वो खुद ही बाहर बात मान लिया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भाई हैं, कुछ बहनें भी ऐसी हैं जो इस वक्त घर पे देख रही होंगी, हमें बिस्ती करेंगी बाद में। तो और जिस बच्चे काफी की इस आपने तरह से- बात की कि वो सब कुछ, सबकी चीजें ले लेनी और चुरा लेनी और हर चीज पर कब्जा कर लेना। बताया नहीं अब तक कि वो बच्चे यार बिल्कुल, मैं उसी बात की तरफ जा रही हूँ। हर किसी की चीज ले लेनी, जो पसंद आया, अमानत भाई का कोई कोट पसंद आ गया, कुछ भी वट या मेरी कोई चीज पसंद आ गई तो वो पीस यही है क्योंकि ये सबसे छोटा बड़ा पीस सबसे जो खामोश लाडला बैठा पीस हुआ है। और वो किसी और की तरफ निशानदेही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाडला पीस यही है जिसकी अब्बू के साथ भी मैंने ये करना है तो यही करना है। तो अब्बू इससे बहुत प्यार किया करते थे। अच्छा जी, मैं एक समझता हूँ कि अल्लाह इन सब बच्चों की ज़िंदगी करे। इन्होंने सही बाप की जो बीमारी में खिदमत होती है ना, सब ने अपना प्रॉपर हक अदा किया है। मैं ये अपने दिल से, मैंने क्योंकि देखा है जिस तरह, वरना लोग ना अक्सर अपने माँ बाप से उकता जाते हैं, कोई किसी की ड्यूटी लगा दी है कि जी सब बच्चों ने जिस तरह होना चाहिए था ना, लेकिन वो तो एक जितनी जो लिखवा कर आया इंसान उतनी तो उसने काटनी है, लेकिन वो बच्चों की तरफ से बहुत खुश होकर। ये माशाल्लाह मैं इनको देख रही हूँ, नूर को और ज़रगोन को, कि जब घर में से किसी बड़े का साया उठ जाता है तो लोग, औलाद, बच्चे बड़े तन्हा रह जाते हैं। आपकी दुनिया ख़त्म हो जाती है आपके माँ बाप में से अगर कोई एक चला जाए। लेकिन टेल यू व्हाट कि आपके माशाल्लाह भाई आप लोगों के सरों पर सलामत है, और भाई बाप से कम नहीं होते हैं। आप लोगों का बाप तो चला गया, लेकिन आप लोगों के 3-3, 4-4 बाप मौजूद हैं। बिल्कुल, बड़े भाई का साया हमेशा, ये बड़ी बात है। बिल्कुल सही। माँ बाप की कमी, माँ बाप का खला तो कोई भी नहीं पूरा कर सकता। अब देखो ना, घर में मैं बड़ा था ना, मुसीबत में मैं, इसलिए कद मेरा बड़ा ना हुआ। सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गई ना कि मैं ना, आपका बड़ा हुआ लेकिन नीचे की तरफ हुआ। तो यार घर दा लेंटर मेरे ते आप ऐसी मैं सुबह तो बस जो। अच्छा, नवाज भाई के बड़े नुकसानात भी है इस छोटी हाइट की वजह से।
इनके अब्बा ने 20 लाख रुपए की इनको दुकान डाल दी, तो मतलब उसी रात चोरी होगी, रात को शटर बंद नहीं हुआ। अच्छा, नवाज भाई की बात चला, हाइट इतनी छोटी है। नवाज मेरे गए घर वाले एक सौ कहे ना, जब दूध लेके आए तो मैं कढ़ाई दे थल्लो फिर के वापस आए। अच्छा हाँ, हाइट बात चला इतनी छोटी है हमारे बड़े भाई की कि इनके हाथ से अंडा भी गिरे तो टूटता नहीं है। और मैं तो वॉशरूम की टूटी से नहा लेता हूँ। साहब को यही दुख रहा है कि मेरा बेटा बड़ा नहीं हुआ। उनको ये पता ही नहीं था अभी बेचारा गिट्ठा है। जैसे जावेद कोटू के जब बच्चे थे ना, जावेद कोटू साहब, उनके बच्चे थोड़े से बड़े थे, वो अपने बाप को कह रहे थे स्कूल नहीं जाना तू आज। अच्छा, ये उसकी अलहमरा की बात है। अब पहले बात कर रहे थे कि अमान साहब के साथ नवाज भाई ने देखा वो टाइम, छोटी छोटी हाइट वाले बड़े लोग होते थे, एक लाटू, वो फिर एक कोडू साहब, फिर हफीज चंद्रा साहब, तो वो सारे जो ना 5-6 कोडू ना अमान साहब की गाड़ी में सो रहे हैं। तो अमान साहब गाड़ी के पास है, सारे ही कोडू। हाँ साहब कहते हैं माशाल्लाह मैनू लगता है बिल्ली बच्चे देगी मेरी गाड़ी। असल जी प्रोग्राम को जॉली करने के लिए अरे नहीं नहीं, अरे क्या बात है। और भाई पहले आपको बताएं। इसी घराने की जो बातें हैं, अमान साहब की बातें, आज सब फनकार मैं तो कहूंगा कि उन्हीं का किया हुआ आज वो अपना घर भी चला रहे हैं उनकी बातों से। असल कॉमेडी, किंग ऑफ कॉमेडी का जो हक था वो उन्हीं के साथ लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े वो लेजेंड थे, हम तो सर उनको देख के। और असल में अमान साहब ने के पास मुशाहिदा बड़ा था, कल्चर उनके पास। अब तो क्योंकि मुशाहिदे की बात हो, अब जैसे मुल्तान में मैं मेरी तेल की दुकान थी, तो हर तरह का गाहक आ रहा है, हर जुबान का गाहक आ रहा है, आपको उस जुबान में उसके साथ डील करनी है। तो अब जो आ गया सोशल मीडिया का दौर, अब वो चीज नहीं रही है। अब तो बंदा चाहता है कि लूडो की गेम है कि मैं 0 से डायरेक्ट 99 पे चला जाऊं, और फिर 99 पे ही डंग लगता है, फिर बंदा वापस 0 पे आ जाता है, जो आहिस्ता 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 चलता रहता है। फिर सीढ़ी आती, फिर चला जाता है ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी मंजिल तक फिर इंसान पहुंच जाता है। ये मंजिल की आपने बात की है, तो अमान साहब की भी जो मंजिल थी वो भी बड़े दुश्वार रस्तों से होती हुई वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए, और अल्लाह ताला उनके आगे की भी मंजिल को जनाब आसान करे और उनको अपनी रहमत के साए में रखे, यही हमारी दुआ है। और हम उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं हमारे आज के इस शो के जरिए, हमारी पूरी टीम और हमारा चैनल। मंजिल की बात की, उनकी स्ट्रगल की बात की, कौन बताएगा बच्चों में से मुझे उनकी कहानी, उनकी स्ट्रगल की कहानी, जब वो एक कॉमेडियन, स्टैंड अप आर्टिस्ट या स्टेज फनकार नहीं बने थे, उससे पहले की उनकी जिंदगी और स्ट्रगल, वो मैं चाहती हूँ कि हम आज हमारी ऑडियंस को सुनाएं। अच्छा, एक तो उनका फर्स्ट प्ले तो जो है वो सिक्सर था। जो हम उनकी ज़ुबानी सुनते थे, जो काम उन्होंने प्री सिक्सर किया है, उसमें वो बताया करते थे कि मुझे जब शौक पैदा हुआ, ये उस वक्त की बात है जब वो दाता दरबार के बाहर चीज़ें बेचते थे, तो कहते मुझे मैं रेडियो पे जाता होता था और वहाँ पे मतलब किसको हंसाते थे, उस्ताद सलामत अली खान साहब को, मैडम नूर जहान साहिबा को, इनायत हुसैन भट्टी साहब के साथ उनका बड़ा टाइम गुजरा है, लाले आलम नवार साहब के साथ उनका बड़ा टाइम गुजरा है। तो ये उन लोगों को हंसाते थे, मतलब कॉमेडी क्रिएट करना, तो वो जोक डिलीवरी जो है और इनकी टाइमिंग साहब को हंसा दिया, उनको हंसा दिया, और उन्होंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया उस वक्त जब बहुत मुश्किल था, मतलब कि कैसा एक वो माहौल हुआ करता था उस जमाने में। बिल्कुल, और बताते कि 20 मिनट की परफॉर्मेंस थी, और उनकी खास बात ये थी कि वो हमेशा अपनी ऑडियंस को देखकर अपना टाइम स्टेज का बढ़ा लिया करते थे कि अब लोग एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो अगर 20 मिनट का है तो वो शो 1.5 घंटे पर ले जाया करते थे। और इसी तरह ज़ियाउल हक के टाइम में हुआ कि माहौल बड़ा सख्त बना हुआ है, और उनके सामने खड़े होकर उनको तुक्के लगाना, उनको हंसाना बड़ी बात है। आइटम जो है वो अमान साहब की वो बैन थी कि फौजी गुड्डी कैसे उड़ाता है, और वो जिया साहब के सामने जब अमान साहब ने स्टार्ट कर दी, तो यार भी देखी जाएगी आज, या तो बिल्कुल बैन हो जाऊंगा, तो लेकिन या बहुत आगे चला जाऊंगा। अच्छा, फिर आप वो बता रहे थे उनकी स्ट्रगल के किस तरह से मतलब रेडियो पर जाया करते थे, रेडियो पे जाया करते थे, और दूसरा उन्होंने कल्चर सारे देखे थे, कल्चर सारे देखे थे, पूरे मुशाहिदा बहुत था। हंसी क्यों आती थी, इतना टैलेंट के जो उनका मजाक था
वो रियलिटी के करीब Reality था, based एक था। आम बंदे के लिए था। अब एक खातून उन्होंने बताने की गांव की खातून और शहर की खातून में क्या फर्क है कि पिंड दी खातून ने आके भी खामद ने जे करती हो तो दस ना के आ तेरे भरा ने डेला काटिया हमने काटिया डेला वो ऐसे ही वो कहते देहाती खवातीन जो होती हैं वो हमेशा एक आंख उनकी जो है ना वो खराब हो जाती, मुक्का मारते। तो इस तरह के मतलब एक आंख वाले बंदे से कि कोई टाइम पूछ ले तो वो गर्मी खा देता, चाचा टाइम की है जिसकी ये करनी सारे काम छड़ के उन टाइम दसा भाई जे टाइम को तो टाइम ते होया फिर भी एहतियातन से और को पूछ ले हां एक घड़ी मैं तेरे लिए बनी है टाइम दसा हुन तेनू टाइम पूछन आ जांदे 9:30 है ना किसी और को भी पकिया कर ये ऑब्जर्वेशनल चीज है। मतलब वो बताते थे कि मतलब किसी बंदा जो पंजाबी में टुंडा कहते हैं मतलब जिसकी बाजू ऐसे उससे अगर एड्रेस पूछ ले वो कैसे बताएगा। सबसे पहले हाँ जी सुनाओ छोटे ना की हाल है उनसे बड़ा हो गया होना माशाल्लाह 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 और सब बैठो अच्छा चाचू शादमान जाना अच्छा दस दिन है तो सीधा जाओ आगे जाओगे गोल चक्कर आएगा गोल चक्कर तो सजे हाथ थोड़ा तो पौड़ियां चढ़नी है ठीक है बेल बजानी है तो कहना अशरफ नु भेज दो चल दो जा तो ये कॉमेडी किसी के पास नहीं। सर फैसलाबाद मैं बाबा जान के साथ था तो किसी दुकानदार ने कहा कि अमान साहब आए ने चाय लेके आओ अमान साहब के लिए तो अमान साहब कहते ने पुत्र एहो जी चाह ना ले जिवें रैफलां धोतियां होंदियां ने जिवें पेट्रोल में जंग अमान साहब का एक शागिर्द है नेम शौकी मतलब वो रहता है एक बहुत सी सादे से एरिया में गाजियाबाद में जी। तो हम लोगों ने आउटडोर निकलना था तो हम वेट कर रहे हैं नेम शौकी का। नेम शौकी आया गाड़ी में बैठा है तो आते साथ ना घुटनों को हाथ लगा के कहता सॉरी खान साहब मैं शावर ले रहा सी तुहानू वेट करना पिया। तो खान साहब कहते मैनू यह तकलीफ नहीं है कि मैनू वेट करना पिया मसला है तू डब्बे नाल नहा के आया शावर कह रहे एक उनका शागिर्द बड़ा तेज बोलता है गुलाम अब्बास वो बड़ा तेज बोल रहा है मतलब क्या कर लगे मतलब वो पैसे मैं दे खान साहब कहते बेटा सदा ना चलाकी बुलबुल बोले बड़ा तेज बोलता है बड़ा बोली जा रहे बोलते इस तरह बोलता लगता है कि फ्लाइट 5 मिनट रह गए भी सारी गलत चीजें कर लो। कभी ऐसा हुआ कि अब्बा बैठे हुए हैं जिस तरह रात में बच्चों के साथ महफिल लगती है तो अक्सर बाप होते हैं ना अपने बच्चों को सीख देने के लिए डायरेक्शन देने के लिए ओ सीख जाओ कुछ हमने देखा अपने जमाने में कितनी मेहनत की थी हम तो ये करते थे अरे तुम लोग भी कुछ कर लो। कभी ऐसा माहौल बना के आप लोगों को सिखाने के लिए अपनी स्ट्रगल कैसे बयान करते थे? ये मुस्कुरा रही हैं नूर और लगता है कोई किस्सा याद आया है लेकिन बताएंगे आप। वो हमेशा में समझाते रहते थे। अच्छा वो इतनी कॉमेडी करते थे जब हम सीरियस होते थे ना तो फिर वो माइंड करना शुरू हो गया आखिरी दिनों में। एक दफा मुझे कोई बात समझा रहे तो मैंने ना आगे से मजाक कर दिया मैंने कहते बेटा इस वक्त कॉमेडी बढ़ा के लेकिन करने वाला शौक है वो समझाते भी हमें ना जोक के साथ समझाने का अंदाज भी ऐसा था। मैंने उनको आगे बताया मैं कहा आप मेरी पर्सनैलिटी को इजी लेते हैं मैं फलां मॉल में था वहां पे मुझे एक फैमिली आके कहती कि आप कनाडा से आए हैं हमने आपकी शक्ल का बंदा कनाडा देखा है। तो मान साहब पूरा सुन रहे हैं वाकई कहते तू की क्या मैं कहा जी मैं नहीं हूं कनाडा का बेटा दसिया कर कि मैं कनाडा से रंग महल रहना वा। एक दफा अमान साहब और कोडू ना हम स्पेन में गए थे शो के लिए तो ना कोडू ने ना देखा ना स्विमिंग पूल में तो नीला पत्थर लगा हुआ है पानी इतना साफ शफाफ है तो यानी कि टाइल भी नजर आ रही है कहते मैंने नहाना है तो अमान साहब कहने जाके नहा लो। वो कोडू ने चाल मारी थी वो खाली सी पानी की लहर नजर नहीं आई वो समझा कि शायद फुल है ये एक तो बंदा होता है ना यहाँ से गिर जाए वो है उसने जंप भी लगाई हटे और पटाख जैसे पपीता नहीं ओह माय गॉड ये तो किस्सा बड़ा यादगार और दिलचस्प रहा होगा। जनाब हम लोग अभी बातें यादें खान साहब की जारी हैं कह भी जारी हैं कुछ उनकी जिंदगी के वाकयात भी हम उनके बच्चों से जान रहे हैं हंसने का हमें भी मौका मिल रहा है। आई एम श्योर कि आपको भी हमारा शो पसंद आ रहा होगा। ब्रेक पर जा रहे हैं जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये दिलचस्प बातें ये हमारा लाउंज जनाब जारी है बातों का सिलसिला कहीं मत जाइएगा देखते रहिए नियो पाकिस्तान। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हमने कहा था कि हम आपको एक कहानी सुनाएंगे एक किस्सा सुनाएंगे खान साहब का जो आपने पहले नहीं सुना होगा। तो अमानत मुझे इस शो का एक वाकया याद है इसी शो का ये जिसका अभी क्लिप हमने जब हम लोग बॉम्बे गए
तो वालिद साहब को मैं बताता था अब्बू के आप ये आइटम कर लीजिएगा, मुझे कहते हैं हाँ यार मुझे कुछ बताओ मैं क्या करूँ, क्योंकि 10-10 मिनट के चंक करने थे, कोई 3-4 घंटे का प्रोग्राम था, यानी कि 4 घंटे कॉमेडी ही करनी है। तो अब्बू भी परेशान थे कि यार इतना काम किया है, यहाँ पे मैं पहली दफा आया हूँ बॉम्बे, तो क्या होगा, यहाँ की भाषा भी हो रहा है, लैंग्वेज हो रहा है, वो पहला विजिट था जो पहला फिर कहाँ पंजाबी आसाना, फिर कहाँ पंजाबी उर्दू में आके बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और हिंदी में कन्वर्ट करना, जैसे कि कितनी मुश्किल थी। उन्हें कहते कि यार शीशे को यहाँ पे कांच कहते हैं, कांच ऊपर कर लो। गाड़ी में बैठे ना तो ड्राइवर वो कह रहे जी सर कांच ऊपर कर लिए, तो वो कहते यार वो क्या होता है, कहते ये शीशा ऊपर कर दिया। यार ये जैसे ऐसे कहते हैं एक प्लेट पाव है, वो कहते हैं कि 4 कदम डाल दीजिए। सिद्धू साहब अमान साहब को कहते पाजी पैरी पहनना, खासम कहते मैं हथी पहनना। और उस शो में मैंने देखा कि जितने आर्टिस्ट थे, कुछ कराची के आर्टिस्ट थे, कुछ इंडिया के, कपल भाई और भी जितने भी थे, चंदन, सब लिख रहे हैं। मैंने देखा 3-3 घंटे ना सब बैठे लिख रहे हैं कि हमने क्या करना है। वालिद साहब को मैंने देखा है कि ऐसे इंटरटेनर, ऐसे अपने काम के मास्टर आदमी कि उन्होंने जिंदगी में नहीं लिखा कि मैं क्या पेंसिल का कभी इस्तेमाल नहीं किया। मुझे कहते बस मुझे बता दो कि क्या करूं। मैंने कहा अब्बू ये आइटम्स आपके, कहते यार छोड़ दो बस मुझे ना कॉफी पिला दो। शो से पहले कॉफी लेके आया लड़का, कहते मैं जरा वार्म अप हो जाऊंगा, कॉफी पी, उसके बाद अब्बू ने हशर कर दिया। 10 मिनट का कहा जी उन्होंने कि आपने चंक करना है, तो वालिद साहब ने पूरा 1 घंटा किया। अल्लाह, स्टेज पर भी यही हाल था। हॉल में अगर एक आदमी बोल पड़ा ना तो पूरा ड्रामा उस पर हो गया। बस वो ड्रामा तो फिर आमद वो जिसे कहते हैं वो खत्म। यार एडिट करके जितना आपको चाहिए आप निकाल लें। अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है मेरे ख्याल से उन तमाम लोगों के लिए जो ये शो देख रहे हैं और हमारे लिए भी। आपने बड़ी जबरदस्त बात बताई कि कभी उन्होंने कागज कलम का इस्तेमाल, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कभी भी कोई आइडिया कहीं से नहीं लिया, कोई जुगत कहीं से नहीं ली, और सब कुछ खुद अपनी क्रिएशन है। और उनकी बड़ी शौक है लंदन का। मैं भी उस शो में था, एक गेट टुगेदर प्रोग्राम था उनके दोस्तों का। खुदा की कसम 4.5 घंटे वालिद साहब ने परफॉर्म किया बगैर माइक, बगैर म्यूजिशियन, बगैर ब्रेक के, बगैर ब्रेक के देखे म्यूजिशियन है या आपके पास साउंड सिस्टम है, आप गाना भी सुना लेंगे, 1 घंटा गाना कर लेंगे, फिर कॉमेडी, फिर गाना आ जाए, फिर कॉमेडी आ जाए। लेकिन नहीं, वालिद साहब 4.5 घंटे स्टिल खड़े हैं और कोई बात दोबारा रिपीट नहीं हो रही। 4.5 घंटे स्टिल खड़े हैं कॉमेडी कर। इंग्लैंड से मुझे भी एक बात याद आ गई। हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो वैन में हम लोग वहाँ एक वैन करवा लेते हैं कि पूरी टीम है ना वैन में ही जाएगी। तो ना वो होटल बुक कराने के लिए प्रोड्यूसर अंदर चला गया डेनमार्क में, वैन बाहर खड़ी। और वो सुबह का होटल बुक करवाने अंदर गया हुआ है और दोपहर के 3 बज गए, सुबह 6 बजे का अंदर गया हुआ वो। और आखिर ना अमान साहब उतर के अंदर गए, उन्होंने कहा जी ये साडा जेड़ा कमरा है ते छावे कर दे। अच्छा, यानी कि मजे की बात कि अगर कोई सिचुएशन वर्स्ट भी दिखाई दे रही है या कहीं पे अगर उलझ भी रही है तो उन्होंने उसको भी कॉमेडी में तब्दील कर दिया है। हम अक्सर है ना हमारी अक्सर है ना माफी के साथ बेटा, और ना खाना वाना जब कहीं होता था ना तो अमान साहब की आदत थी ना, वो बाद में ना थोड़ा सा पैक करवा लेते थे, यार पैक कर दो। हम सब नाराज होते थे, अमान साहब क्या कर रहे हो अभी वो कहते हैं पुत्र छाड़ दो। फिर जब अक्सर 8-9 घंटे की ट्रैवल के बाद ना जब वो खाना खोल के खा रहे थे ना, फिर आस्ता आस्ता कोई एक बुरकी लगाया, फिर सारे कटे थे, कहना पुत्र इस वक्त के लिए मैंने ये बाप तो फिर बाप हुआ, इन बच्चों को भूख लग जानी है। क्या बात है। कहते हैं कि आपको बल्कि अमानत शायद याद होगा जब उनकी 20,000 रुपए तनख्वाह थी तो बताते हैं कि 14 से 15,000 रुपए बाहर ही तकसीम कराते थे, लोगों को ही दे आते थे। सुहेल साहब ने उनसे पूछा कि आपने पैसा इतनी देर से कमाया, क्यों ना कमाया, क्या वजह है? तो आगे से कहते हैं कि भाई पता ही नहीं चलता था, क्योंकि मैंने वो लोगों का गम, वो दुख, क्योंकि मैंने खुद स्ट्रगल की, मैंने खुद उन हालात से गुजरा, तो मैं समझता था कि यार ये किस दर्द से इस वक्त गुजरा है। अच्छा बॉस, पता तो जहां से गुजरे, जिसने जो कहा दर्द में जिसमें जो आदमी जो बड़ा होता है ना, अल्लाह ताला बड़ा ऐसे किसी को नहीं बना देता। मैं आप कोई भी आदमी उठा लें, चाहे वो जो जिसका नाम अल्लाह ने बनाया है, उसके पीछे कोई बात होगी। एक आदमी कुछ ना करके अगर नजर नहीं आ रहा, इसके पीछे भी कोई बात होगी। ये रब्बे करीम ने ना एक हाथ ऐसे बनाया होता है। ये आप बिजनेस रब्बे करीम के साथ कर रहे हैं, रब के साथ किया हुआ बिजनेस, उसमें तो प्रॉफिट ही है। अब्बू की ये क्वालिटी थी कि सब कहते हैं कि किसी न किसी सक्सेसफुल बंदे के पीछे एक कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से लोग देखने वाले, उसके करीब वाले कहते हैं कि यार इस वजह से ये कामयाब है। मैं समझता हूँ कि उनमें ऐसी बेशुमार क्वालिटीज थी जिनको हम देखते और सोचते हैं कि इन्हीं की वजह से अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको बहुत ज़्यादा इज्जत से नवाजा था। बहुत काइंड थे। मैं बिल्कुल एक
शॉर्ट सा वाक़या है। ये हम घर से निकले तो वो पहली बात तो ये सब लोग जानते हैं, नवाज भाई सेकंड करेंगे, उन्होंने नहीं देखना मैं बस पे बैठा हूँ, मैं रिक्शे पे बैठा हूँ, कोई उनमें कुछ भी नहीं था ऐसी, बहुत फ्लेक्सिबल इंसान थे। हमने रिक्शा करवाया तो मैं और वाली साहब, मैं अकेला था उनके साथ, हम गए पीसी होटल, वहाँ उन्होंने स्विमिंग करनी थी। अच्छा, गर्मियों के दिन और रिक्शा ड्राइवर सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग थे, उन्हें कहते कि पाजी तुसी उनकी करोगे इधर। उन्हें क्या पाने अमान साहब अगर सवारी मिल गई थे ठीक है, नहीं तो इतने ही खड़ा रहा मैं। तो अमान साहब कहते तुसी एक काम करो, तुसी रिक्शा अंदर ही ना आओ, उसको लेके अंदर चले गए, ठीक है। वहां जाके पार्किंग में रिक्शा लगवाया और उसे कहते इतने ना बैठो गर्मी च, साथ ले गए, साथ ले गए, खुद स्विमिंग की, खाना पीना सब कुछ किया, रात को उसको छोड़ा और बड़ी जबरदस्त बात जनाब, हमारी बातें जारी हैं, सिलसिला बातों का गुफ्तगू का जारी है। हेडलाइन ब्रेक पे जा रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस।